हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विथ मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे थे, मिसलेनियस टाइप्स पढ़ रहे थे उसमें, और हमने लगभग कितने 9 टाइप्स कर लिए थे। ठीक है, तो हम और अब बाकी की बातें नहीं करते हैं और सीधा हम अपनी नेक्स्ट टाइप्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। टाइप्स 10। ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन पैसिव वॉइस। अब फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या होता है? फिक्स्ड प्रीपोजिशन तो आपको पता ही होगा, जो भी होते हैं इन, आउट, ऑन, एट, टू, ओवर, अपॉन, इनटू, ठीक है, विद, ये सब प्रीपोजिशन कहलाते हैं। तो कुछ वर्ब्स जो होती है, वो अपने साथ में ये प्रीपोजिशन लेती ही लेती है पैसिव वॉइस बनाते वक्त। ठीक है, तो उन प्रीपोजिशन को पैसिव वॉइस बनाते वक्त लिखना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लो है नो, क्रिया है नो, KNOW। मैं तुम्हें जानता हूं तो क्या लिखूंगा? I know you। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? You are known to me। ठीक है, ये नोन अपने बाद में टू लगाएगा। ठीक है, बहुत सी वर्ब होगी जो अपने बाद में बाय नहीं लगा के खुद का प्रीफिक्स प्रीपोजिशन लगाएंगे। कुछ वर्ब है जो बाय भी लगाएंगी और लेकिन खुद का फिक्स प्रीपोजिशन भी लगाएंगी। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं जो हमें याद रखने होते हैं, क्योंकि यही एरर के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो फिक्स प्रीपोजिशन है इनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं लिखने बैठ गया तो लगभग 10 मिनट का टाइम चला जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। और जो भी फिक्स प्रीपोजिशन है कि मान लो इन वर्ब्स के पीछे फिक्स प्रीपोजिशन एट लगता है, इन वर्ब्स के पीछे विथ लगता है, इनके पीछे कोई मतलब ऑफ लगता है या जो कुछ भी लगता है, ठीक है, वो मैं आपको लिखा देता हूँ। ठीक है, वीडियो पॉज करके तो मैं लिख देता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो। तो यहाँ पर मैंने वो फिक्स प्रीपोजिशन वाली कुछ वर्ब्स लिखी है, चलो देख लेते हैं एक बार। निम्न वर्ब्स के साथ, ये तो मैंने लिखा ही था कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन इन पैसिव वॉइस। कुछ वर्ब पैसिव वॉइस में फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करती है, यानी कि वर्ब्स के बाद जो प्रीपोजिशन लगेगा वो फिक्स ही होगा पैसिव वॉइस में, अगर उन वर्ब का पैसिव वॉइस बनाएंगे तो। देखो, निम्न वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस में एट का प्रयोग होता है। ये जो इतनी सारी वर्ब्स लिखी है इन सब को पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो इनके पीछे एट ही आएगा, और हमें पता है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो मैंने ऑलरेडी इसको पहले से ही थर्ड फॉर्म के रूप में लिख दिया है। ठीक है, सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज के बाद एट आएगा, शॉक्ड एट, डिसअपॉइंटेड एट, एस्टोनिश्ड एट, अमेज्ड एट, स्टारलेड एट, वेक्स्ड एट, अनॉयड एट। अनॉयड के बाद एट लगाया गया है, मतलब किसी चीज़ पर आप परेशान हो, किसी चीज़ से आप परेशान हो, चिड़चिड़े हो। ठीक है, लाफ्ड एट। निम्न वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस में विद का प्रयोग किया जाता है, मतलब ये वर्ब है, ठीक है, इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब थर्ड फॉर्म क्या है, इनके साथ मतलब फिक्स प्रीपोजिशन विद लगता है, जैसे कि सेटिस्फाई विथ, प्लीज्ड विथ, इम्प्रेस्ड विथ, अनॉयड विथ, क्राउडेड विथ। अब अनॉयड विथ के बाद में कोई इंसान होगा, देखो यहाँ पर अनॉयड एट था, अनॉयड एट के बाद में अगर कोई चीज़ होगी तब तो हम अनॉयड एट लगाएंगे, लेकिन कोई इंसान होगा तो अनॉयड विथ लेकर के समबडी का मतलब है कोई इंसान। ठीक है, क्राउडेड विथ, क्रैम्ड विथ, फिल्ड विथ, डेकोरेटेड विथ, डिससेटिस्फाइड विथ, ऑर्नामेंटेड विथ, ट्रॉन्च्ड विथ, कवर्ड विथ। और अब ये कुछ वर्ब है, निम्न वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस में इन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इंटरेस्टेड इन, कंटेंड इन,
इम्बॉडीड इन, इनगल्फ्ड इन और इंक्लूडेड इन। और ये कुछ और भी है, जैसे कि ये ट्राइड है तो इसके बाद में ऑफ लगेगा, ब्रॉट है तो 4 लगेगा, नोन है तो 2 लगेगा, नो की थर्ड फॉर्म भी मैंने लिखी है 2, नोन है तो 2 लगेगा, टेक केयर है तो ऑफ लगेगा, अटेंडेड है तो 2 लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है। आप इसको 1-2 बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगी, क्यों? क्योंकि ये जनरली आपने कई लोगों के कई बार जब इसको पैसिव वॉइस में भी आपने पढ़े होंगे वाक्य बहुत सारे, तो ये ऐसे ही आती है कि लाफ्ड एट, अपॉइंटेड एट, शॉक्ड एट, वेक्ड एट, सरप्राइज्ड एट, इम्प्रेस्ड विथ, ठीक है, विद, इनॉयड विथ, सेटिस्फाइड विथ, डिससेटिस्फाइड विथ, फिल्ड विथ, कंटेन्ड इन, इंटरेस्टेड इन, ये वगैरह। ये जो नॉर्मली आप जब इंग्लिश पढ़ते हो ना तो आपको ये चीज़ें कई बार देखने को मिलती है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप लिख लो, फिर मैं इसको मिटा करके कुछ एग्जाम्पल्स पे लिख लूँगा। ठीक है, तो मैं साइड में हो गया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको लिखना है वो लिख लो। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, देखो इनको एक बार देख लेते हैं। आई नो हिम, द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ shocked his parent. The box contains 10 books. He laughs at me. People were staring at her. The child looked at his mother. She took care of her body. You annoyed me. Your behavior annoyed me. The fire engulfed the building. Is anybody listening to you? The police inquired into the case। ठीक है, अब इसके अंदर ये कुछ वर्ब है जो पैसिव वॉइस जब इनका हम बनाएंगे तो ये फिक्स प्रीपोजिशन का उपयोग करेगी। कैसे? आई नो हिम, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? ही इज नोन टू मी, मैं उसको जानता हूँ। ये हो गया एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में क्या होगा? ही इज नोन टू मी, यानी कि वह मेरे द्वारा जाना जाता है। ठीक है, द न्यूज ऑफ हिज डेथ शॉक्ड हिज पेरेंट्स, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अब मैं सिर्फ वाक्य बनाना है। ठीक है, हिज पेरेंट्स was shocked at the news of his death। ठीक है, द बॉक्स कंटेन्स 10 बुक्स, यानी कि इस बॉक्स के अंदर कितनी बुक है? 10 बुक। तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा? 10 books are contained in the box, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कंटेंड के बाद में इन लगता है। He laughs at me, वह मुझ पर हंसता है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? I am laughed at by him। ठीक है, मुझ पर उसके द्वारा हंसा जाता है। People were staring at him, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, मतलब लोग उसको घूर रहे थे। तो क्या होगा? पैसिव वॉइस हर था तो ये आगे आ गया तो क्या हो जाएगा? शी वॉज बीइंग स्टेयर्ड एट। और हमें पता है बाय करके पीपल तो हम लिखते नहीं है, पीपल हमेशा पैसिव वॉइस में छोड़ दिया जाता है। द चाइल्ड लुक्ड एट हिज मदर, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? हिज मदर वॉज लुक्ड एट, his mother was looked at by the child।
अब शी टुक केयर ऑफ हर बॉडी, उसने अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपने शरीर का संभाल के रखना, ठीक है। तो क्या होगा, हर बॉडी वॉज टेकन केयर ऑफ बाय हर, उसका शरीर है तो वही ध्यान रखेगी, ठीक है। यू अनॉयड मी, तुमने मुझे परेशान किया, तो तुम क्या है, एक व्यक्ति हो, तो क्या होगा, आई वॉज अनॉयड विद यू। क्यों, क्योंकि विद क्या लगा, क्योंकि आगे क्या है, सब्जेक्ट है और वो भी इंसान। योर बिहेवियर अनॉयड मी, यानी कि तुम्हारे बिहेवियर ने मुझको परेशान किया, ठीक है। तो तुमने परेशान नहीं किया, तुम्हारे बिहेवियर ने परेशान किया। हो सकता है इसकी जगह कोई और चीज़ हो, मान लो कि आवाज़ ने मुझको परेशान किया, मान लो कि रिजल्ट ने मुझको परेशान किया, मान लो कि नियमों ने मुझको परेशान किया। तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, इंसान को छोड़ करके, ठीक है, कुछ भी आ सकता है, तो वो अनॉयड एक्ट लगेगा। तो क्या होगा इसका पैसिव वॉइस, आई वॉज अनॉयड एट बिहेवियर। द फायर इनगल्फ्ड द बिल्डिंग, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, द बिल्डिंग, ठीक है। इनगल्फ्ड के बाद क्या आता है, इन आता है, हाँ। द बिल्डिंग वॉज इनगल्फ्ड इन द फायर, ठीक है। यानी कि जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरह से आग से झुलस गई थी, या आग के अंदर लपेट में आ गई थी पूरी तरह से। इज एनीबडी लिसनिंग टू यू, क्या कोई तुम्हें सुन रहा है, तो क्या होगा, ये है, ये इंटेरोगेटिव है, तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव में ही होगा। तो क्या होगा, आर, फिर ये सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, यू बीइंग लिसन्ड टू, और बाय करके एनीबडी हम कभी लिखते नहीं है, तो आर यू बीइंग लिसन टू, क्या तुम्हें सुना जा रहा है, ये पैसिव वॉइस में हो गया। एक्टिव वॉइस में क्या होगा, इज एनीबडी लिसनिंग टू यू, क्या कोई तुम्हें सुन रहा है। और देखो, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, यानी कि पुलिस ने केस की छानबीन की, इंक्वायरी की। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू। और अब बाय करके हम पुलिस क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि कि मामले की जांच की गई। अगर हम ऐसा कहते हैं तो मामले की जांच कौन करता है, पुलिस ही करती है, सीबीआई करती है, ठीक है। तो ये हमारा काम नहीं है मामले की जांच करना, हमारा काम है केस करना, और वो हमने कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू, यानी कि केस की जांच की गई, और पीछे बाय पुलिस हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता ही है कि जांच किसके द्वारा की जाती है, पुलिस के द्वारा। तो ये जो कुछ सेंटेंस थे, 11-12 सेंटेंस मैंने आपको लिखा है, ये क्या बताते हैं कि कुछ वर्ब्स होती है वो प्रीपोजिशन, जब हम उनका मतलब जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अपना खुद का फिक्स प्रीपोजिशन वो साथ में ही रखती है, ठीक है, और वही यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, तब तक के लिए आप इतना उतार लीजिए, लिख लीजिए। तो हमने टाइप्स 10 तो पढ़ लिया फिक्स प्रीपोजिशन वाला। अब कुछ ज़्यादा टाइप्स नहीं बचे, 2-3-4 टाइप्स शायद बचे हैं, ठीक है। तो अब 11वां टाइप्स पढ़ते हैं। 11वें टाइप्स में हम पढ़ते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस।
यानी कि पैसिव वॉइस में हम इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस? जिसको नहीं पता, ठीक है, वो मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है इम्पेरेटिव सेंटेंस के ऊपर, यहाँ आई बटन पर क्लिक करके पहले वो देख लें। और जिसने देखा हुआ है तो अच्छी बात है, फिर भी एक बार बता देता हूँ रिवीजन के लिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनके ऊपर टेंस लागू नहीं होता, ठीक है, और उसके अंदर सब्जेक्ट भी नहीं होता, और उनका फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही होता है, ठीक है। ये इससे आपको याद आ गया होगा कि वो कौन से वाले वाक्य हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना ही फॉर्मूला होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का। और जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस के 2-3-4 तरह के भी पैसिव वॉइस बन सकते हैं। एक तो ये होगा अगर लेट से बनाए, लेट और फिर से बनाए तो लेट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर शुड से बनाए तो पहले आएगा ऑब्जेक्ट, फिर शुड बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर ये वाला जो वाक्य है ये अगर ऑर्डर देता हो, ये अगर ये इम्पेरेटिव सेंटेंस किसी चीज़ का ऑर्डर देता है, मैंने कहा क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, ठीक है, एक छोटा सा वाक्य लिख लेते हैं, क्लोज द डोर, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू हुआ वाक्य क्लोज, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। तो मैंने किसी को आज्ञा दी, ऑर्डर दिया, ठीक है, कि क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो। तो अगर कोई, ये जरूरी नहीं है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस आदेश वाले हो, लेकिन यदि आदेश वाले हो, ठीक है, तो क्या करते हैं हम उसको ऑर्डर से लिख लेते, यू आर ऑर्डर्ड टू, ऐसे लिखते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, और पीछे ऐसा कैसा ये इम्पेरेटिव सेंटेंस लिख लेते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लाइट आके चली गई है, मुझे एक बार वीडियो पॉज करना पड़ेगा ताकि नहीं तो फिर आवाज आएगी वीडियो में, ठीक है। मान लो अब हम बनाते हैं, जैसे कि मान लो एक वाक्य है क्लोज द डोर, क्लोज द डोर है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको किससे 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 बनाएंगे? ये तो क्लोज, ये तो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इससे भी बनेगा। एक तो लेट से बनेगा, तो लेट से बनेगा तो क्या लिखेंगे? लेट द डोर बी क्लोज्ड, ठीक है। और अब एक बनेगा शुड से, शुड से क्या बनेगा? द डोर शुड बी क्लोज्ड। और एक ये ऑर्डर है, मैंने कहा दरवाजा बंद करो, तो ये ऑर्डर है, ठीक है, तो इससे भी बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर, ठीक है। दरवाजा बंद करो, इसको हम लेट द डोर बी क्लोज्ड लिख भी सकते हैं, द डोर शुड बी क्लोज्ड, दरवाजा बंद किया जाना चाहिए, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द डोर, यानी कि तुम्हें दरवाजा बंद करने के लिए किया जाता है। मान लो एक और वाक्य लिख लिया मैंने लिखा ओपन द विंडो, ठीक है, मैंने लिखा जो खिड़की है वो खोलो, खिड़कियाँ खोलो, विंडोज, ठीक है। तो ये भी क्या है? एक तरह से आज्ञा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट द विंडोज बी ओपनड। या क्या होगा अगर शुड से बनाएंगे तो द विंडोज शुड बी
क्लोज्ड। और अगर ऑर्डर है, ये एक तरह से ऑर्डर ही है वाक्य, तो इसको भी यू आर ऑर्डर्ड टू, कोई सॉरी मतलब खोलना है ना खिड़कियाँ, मैं बंद कर रहा हूँ, ओपनड, और यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडोज। ठीक है। अगर मैंने एक और आपको आज्ञा दी कि चाबियां ढूंढो, फाइंड द कीज, ठीक है, तो इसका भी कैसे बनेगा पैसिव वॉइस? 3 तरह से बनेगा। एक तो लेट से बनेगा, लेट द keys be founded, ठीक है। नहीं, फाउंड ये तो स्थापना वाला हो जाएगा, ईडी नहीं आएगा। फाइंड की सेकंड थर्ड फाउंड आएगा, ठीक है। क्या, लेट द कीज बी फाउंड, और एक अगर शुड से बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा। हाँ, द कीज शुड बी फाउंड, और अगर और इस वाले से बनाएंगे तो यू आर ऑर्डर्ड टू फाइंड द कीज, ठीक है। मैंने एक वाक्य लिखा, और गो देयर, गो देयर, तो क्या इसका हम इससे बना सकेंगे? लेट से नहीं बना सकेंगे। क्यों? क्योंकि गो के बाद में कोई भी अगर स्थान आता है तो वो स्थान ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता, ये मैंने आपको बता दिया शुरुआत में ही। तो जब स्थान ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता, मतलब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। मैंने कहा वहां जाओ, तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट तो है नहीं, मतलब लेट से भी नहीं बनेगा, शुड से भी नहीं बनेगा, ये सिर्फ ऑर्डर्ड टू से ही बनेगा। यानी कि यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, ठीक है। मैंने एक और वाक्य लिखा, ओबे पेरेंट्स। मैंने कहा कि ओबे पेरेंट्स, ठीक है। तो इसको लेट से बनाना सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर है कि हाँ, क्लोज द डोर, यानी कि दरवाजा खोलो, इसको लेट से बनाएंगे, लेट द डोर बी क्लोज्ड, ठीक है, सॉरी, ये क्लोज द डोर यानी कि दरवाजा बंद करो, और लेट से बनाए तो होगा लेट द डोर बी क्लोज्ड, यानी कि चलो दरवाजा बंद किया जाए। अब देखो, ये ओबे पेरेंट्स है, इसको अगर हम ऐसे बनाएंगे, लेट पेरेंट्स बी ओबेड, चलो माता पिता की आज्ञा का पालन किया जाए, तो ये क्या बात हुई? ठीक है, तो ये इससे तो बन सकता है, क्योंकि बोलने में भी सही लगता है कि हाँ, हमें माता पिता की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। तो ये ओबे से, ये लेट से वाक्य सही नहीं लगेगा, इसके सिर्फ शुड से ही बनेगा। पेरेंट्स शुड बी ओबेड, ठीक है। अब देखो, ये क्या है कि हमें माता पिता की ओबे का मतलब होता है आज्ञा का पालन करना, आज्ञा या नियमों का पालन करना। अब देखो, हमें माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ये क्या है? ये कोई ऑर्डर है? नहीं, ये एक नैतिक कर्तव्य है, यानी कि ये एक मोरल ड्यूटी है। और यदि इंपेरेटिव सेंटेंस एक मोरल ड्यूटी भी आ जाए, ठीक है, तो इसको इट इज सपोज्ड से भी बनाते हैं। इट, ठीक है, इट इज मतलब नहीं, इट इज तो होगा नहीं, तुम्हें ही सपोज किया जाएगा। यू आर सपोज्ड
टू करके फिर वो इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसा कैसा है लिखो दो, ओबे पेरेंट्स। ठीक है, मैंने एक और एक वाक्य लिखा, तिरंगा झंडा। ठीक है, मैंने एक वाक्य लिखा, रेस्पेक्ट ट्राई कलर। ट्राई कलर का मतलब होता है तीन रंग, यानी कि तिरंगा। तिरंगे झंडे का क्या करो, सम्मान करो, रेस्पेक्ट ट्राई कलर। और अब देखो ये क्या है, ये कोई ऑर्डर है। ठीक है, इसको लेट से बनाएंगे, चलो तिरंगे झंडे का सम्मान किया जाना चाहिए, नहीं, इसको शुड से बना सकते हैं कि हाँ कि हमें तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए। तो ये भी क्या है, एक मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के अगर जो ध्वज है, ठीक है, फ्लैग, उसका अगर हम सम्मान नहीं करें तो फिर मतलब ही क्या। ठीक है, ये भी मोरल ड्यूटी है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ट्राई कलर शुड बी रेस्पेक्टेड, यानी कि तिरंगे झंडे का या तिरंगे का सम्मान किया जाना चाहिए। ये तो हो सकता है, ऐसे थोड़ी हो सकेगा, लेट से बनाएंगे, लेट ट्राई कलर बी रेस्पेक्टेड, चलो तिरंगे झंडे का सम्मान किया जाए, ऐसे थोड़ी होगा। और ये नैतिक कर्तव्य है, तो यू आर सपोज्ड, यानी कि तुमसे ये आशा की जाती है कि तुम तिरंगे झंडे का सम्मान करो। यू आर सपोज्ड टू रेस्पेक्ट ट्राई कलर। ठीक है, मतलब तुमसे ये आशा की जाती है, उम्मीद की जाती है कि तुम तिरंगे झंडे का सम्मान करो। ठीक है, तुमसे ऐसा माना जाता है। तो ये क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में भी बहुत सारे टाइप होते हैं, छोटे 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 छोटे। तो ये वाला जो है ना, ये आप एक नंबर मान लो या ए पॉइंट करके लिख दो, जिसके अंदर सिंपल होता है। ठीक है, जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, पहले ये ए वाला लिख उतार लो, फिर हम बी वाला पढ़ लेते हैं। तो हमने ए टाइप तो पढ़ लिया इंपेरेटिव सेंटेंस में, अब पढ़ लो बी टाइप। मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस में बताया था कि कुछ वाक्य होते हैं एडवाइज वाले जो डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जो सलाह देते हैं कि ऐसा मत करो। ठीक है, यानी कि डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वाले वाक्य। ठीक है, अब मैंने एक वाक्य लिखा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो ये इस स्ट्रक्चर में आ गया। तो इसको हम अभी हमने लेट से पढ़ा, उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, और जो लेट से बनाएंगे तो वाक्य में नकारात्मक भाव आ गया। ठीक है, तो नॉट भी लगाना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड। ठीक है, एक हमने शुड से भी बनाया था। ठीक है, तो क्या होगा, योर टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, यानी कि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। अब देखो, जो जो डू नॉट वाले वाक्य होते हैं ना, अब ये ऑर्डर मैंने किया कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, मैंने ऑर्डर दिया, ठीक है, चलो काम पर लगो। तो ये इसको ऑर्डर्ड से भी बना सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना। ठीक है, मान लो मैंने अगर मना किया, ठीक है, जैसे कि मैं एक वाक्य पूछता हूँ आपको, शोर मचाने का मना है या शोर नहीं मचाने का मना है? नहीं मचाने का मना है तो फिर मचाओ, और मचाने का मना है तो फिर मत मचाओ। ठीक है, तो यदि हमने लिखा, मान लो आप
किसी पार्क में गए और आपको लिखा, वहाँ पे लिखा मना है, फिर डैश करके क्या लिखा, फूल तोड़ने का, दूसरा कचरा फैलाने का, ठीक है, तीसरा और कुछ भी लिखा गया। तो जब मना है लिख लिया तो इसमें वापस नहीं लगाएंगे कि फूल मत तोड़ो, कचरा मत फैलाओ। जब ऑलरेडी लिख लिया मना है तो क्या लिखेंगे, फूल तोड़ने का, कचरा फैलाने का, ठीक है। और हाँ, तो जब मना ऑलरेडी लिखा गया है, अब इस वाक्य में तो मना ही किया जा रहा है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। जब ऑर्डर देंगे तो क्या कहेंगे कि टाइम वेस्ट मत करो। तो जब अगर इसको ऑर्डर से बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, इतना लिखो। और जब ऑर्डर दे रहे हो और वाक्य डू नॉट वाला है तो लिखो नॉट, यू आर ऑर्डर नॉट टू वेस्ट योर टाइम। यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू वेस्ट योर टाइम, यानी कि तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करने का आदेश दिया जाता है। तो जब ऑर्डर्ड आ गया और वाक्य डू नॉट वाला है तो नॉट टू लगाएंगे और वाक्य को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। अब मना किया जा रहा है तो मना करने को क्या कहते हैं, फॉरबिड करना। मना करने को क्या कहते हैं, फॉरबिड करना भी कहते हैं। तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, आदेश भी आ जाएगा और मना करना भी, दोनों चीज आ गई। आपको क्या मना किया जाता है, मना किया जाता है बोले तो ऑर्डर दिया जाता है कि ऐसा मत करो, तो उसके अंदर दोनों चीज आ गई, ऑर्डर भी आ गया और नॉट टू भी आ गया। तो अगर इसको ऐसे बनाएंगे, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन और फिर टू करके लिखेंगे तो फिर वो ऐसा कैसा ही आएगा, वेस्ट योर टाइम। जैसे कि लिखा मना है यानी कि फॉरबिडन है, किस बात की, फूल तोड़ने का, यानी कि टाइम वेस्ट करने का, कुछ भी करने, पैसे खर्च करने का, शोर मचाने का। तो जब फॉरबिडन लिखा हुआ है तो आगे वाले वाक्य में नॉट नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि फॉरबिडन का मतलब ही होता है ऑर्डर प्लस नॉट, किसी चीज को नहीं करने का ऑर्डर ही फॉरबिडन कहलाता है। ऐसा मत करो, तुम्हें मना कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन ऑर्डर लिख रहे, तुम्हें ऑर्डर दिया जाता है किसका, टाइम वेस्ट नहीं करने का। तो जब ऑर्डर दिया जाता है तो नॉट टू और फिर इंपेरेटिव सेंटेंस लिखते हैं, नॉट टू वेस्ट योर टाइम। और जब फॉरबिडन लिखते हैं तो टू वेस्ट योर टाइम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यानी कि फॉरबिडन के साथ नॉट नहीं आता और ऑर्डर के साथ नॉट टू आता है, तो बहुत से बच्चे टू नॉट लिखते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू नॉट योर वेस्ट टाइम, तो खोटा हो जाएगा। ध्यान रखना, नॉट टू आता है, टू नॉट नहीं आता, ठीक है। मान लो यानी एक और वाक्य लिखा, डू नॉट पार्क हियर, ठीक है। मैंने लिखा डू नॉट पार्क हियर, तो इसके अंदर देखो डू नॉट तो आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ रही, जबकि हियर है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं आया। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लेट से भी नहीं बना सकते और शुड से भी नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए होता है। लेकिन हम ये वाला तो कर ही सकते हैं, कौन सा, ये और ये। अगर ऐसे करेंगे तो क्या गए, यू आर ऑर्डर्ड, और जब ऑर्डर्ड लिख लिया तो मैं क्या शब्द लिखना पड़ेगा, नॉट टू, नॉट टू। और फिर डू नॉट के पीछे का वाक्य ऐसे कैसे लिख लो, डू नॉट के पीछे का वाक्य ऐसे कैसे लिख लो, यानी कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू पार्क हियर, तुम्हें यहाँ पार्क नहीं करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है। और अगर मान लो फॉरबिडन लिखा, ठीक है, तो फिर नॉट टू नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ टू ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि फॉरबिडन के साथ अंदर ऑर्डर भी आ गया और नॉट भी आ गया, ठीक है। यानी कि ये जो वाला वाक्य है, यहाँ से यहाँ तक का जो शब्द है, ऑर्डर्ड और नॉट, इन दोनों को मिलके फॉरबिडन बनता है। तो यू आर, और जो इतना है इसकी जगह फॉरबिडन लिख लो, फॉरबिडन यानी कि तुम्हें मना किया जाता है किस बात का, यहाँ पार्क करने का, टू पार्क हियर। तो देखो इसको यहाँ मत पार्क करो, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो ऑर्डर के रूप में
कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू पार्क हियर, तुम्हें यहाँ पार्क नहीं करने का आदेश दिया जाता है। और अगर इसको फॉरबिडन करेंगे तो फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना, तो जब यू आर फॉरबिडन टू पार्क हियर यानी कि तुम्हें मना किया जाता है किस बात का, यहाँ पार्क करने का। ठीक है, तो दोनों चीज़ों से बन सकता है। तो ये हो गया टाइप बी। एक टाइप सी और लिख लो, चलो यहाँ पे जगह नहीं, मैं टाइप सी लिख लेता हूँ। ठीक है, यदि वाक्य प्लीज या काइंडली से शुरू हो और फिर पीछे इंपेरेटिव सेंटेंस तो आई है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो उसको कैसे करेंगे। मैंने कि मतलब किसी को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैंने अगर किसी को रिक्वेस्ट की कि प्लीज कम इन, प्लीज कम इन मतलब कृपया अंदर आ जाइए, तो इसको ये क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट ही तो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब इसका पैसिव वॉइस ये बनता है यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन। एक मिनट, ये घंटी बज रही है, मैं थोड़ी देर के लिए पॉज कर लेता हूँ। ठीक है, तो घंटी बंद हो गई। या क्या, हमारे घर के पास एक मंदिर है तो कभी भी आके कोई भी घंटी बजा लेता है। तो प्लीज कम इन ये रिक्वेस्ट है, तो इसको कैसे लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू कम इन। ठीक है, क्योंकि यू आर रिक्वेस्टेड टू और पीछे का पीछे ऐसे का इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे कैसे ही लिख लो। ठीक है, ये जो प्लीज और काइंडली होता है वो यू आर रिक्वेस्टेड टू में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने एक और वाक्य लिखा, काइंडली सिट हियर, यानी कि कृपया यहाँ पर बैठ जाओ, तो ये भी तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई बैठ जाओ, खड़ा क्यों है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट हियर, तुम्हें यहाँ बैठने की रिक्वेस्ट की जाती है या तुम्हें अंदर आने की रिक्वेस्ट की जाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो की लेंथ भी लगभग 35 मिनट के आसपास हो गई है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में ए टाइप पढ़ा, बी टाइप पढ़ा और सी टाइप पढ़ा। अभी एक दो और बाकी है, तो वो हम अपने अगले वीडियो में कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, और अगर मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, एक तो वो वाले हमने पढ़े आज, कौन से फिक्स प्रीपोजिशन, वो आपको अगर समझ में आया हो, और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में ये अगर आपको समझ में आया हो, ठीक है, अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना। ठीक है, लोगों तो इस वीडियो को पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लोगों को वीडियो भी शेयर करूं, मैं किसी को वीडियो शेयर भी नहीं करता। ठीक है, जब यूट्यूब चैनल बनाया था तो 1-2 दिन शेयर कर लिया, फिर शेयर करना भी बंद कर दिया है, बहुत कम शेयर करता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ी मेहनत करो, मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता कि मैं वीडियो को शेयर करूँ या किसी को कहूँ कि भाई तो देख सब्सक्राइब कर। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि जो सरस्वती है ना, उसको मतलब ऐसे नहीं कि भाई तू देखना, तू पढ़ना, उसको मतलब ऐसे पैसों की तरह मत करो। ठीक है, सरस्वती माँ का सम्मान करो, जिसको पढ़ना है वो खुद पढ़ेगा, आप सिर्फ ज़रूरतमंद तक इस वीडियो को पहुँचाओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश बहुत से लोगों की वीक है, मुझे खुद पता है। आप अगर देखे जाओ, अगर राजस्थान में देख लोगे तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लगभग 95 मान लो, 100 में से 95 लोगों की इंग्लिश वीक ही होगी। क्यों, क्योंकि खुद टीचर को भी नहीं आती, 3rd ग्रेड टीचर बनते हैं। ठीक है, तो वहीं पर इंग्लिश का बेस बनता है किसी भी बच्चे का, और वो खुद पता नहीं कैसे पास हो जाते हैं 3rd ग्रेड टीचर इंग्लिश के। तो फिर बच्चों का तो बेस वीक रहने ही वाला है। जब 8वीं तक जिस बच्चे को इंग्लिश नहीं पढ़ाई गई और जिसको समझाई नहीं गई, फिर वो आगे वो इंग्लिश से ज़िंदगी भर डरता ही रहेगा ना। ठीक है, तो मैं इतने बेसिक से बता रहा हूँ, और आपने देखा ही होगा अगर टेंस मेरे पढ़े होंगे किसी ने, ठीक है, कि इतनी बेसिक से कोई नहीं पढ़ाता। जिसको पढ़ाना आता है इतनी बेसिक से वो या यूट्यूब पर नहीं पढ़ाता, वो सीधा कोचिंग सेंटर में पढ़ाने चला जाता है। ये मेरी मजबूरी है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो आपका काम है कि अब इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना।
ठीक है, बार बार कहूँ ये अच्छी बात नहीं है। और अगर मुझे लगा कि ठीक है कि आप लोग शेयर भी कर रहे हो, कुछ फ़ायदा भी हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है ये वीडियो, लोग देख रहे हैं, कमेंट भी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं देखूंगा, मैं जारी रखूंगा वीडियो बनाना। नहीं तो हो सकता है फिर अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं यहीं पर बीच में काम छोड़ दूँ, मेरी इच्छा नहीं है। पर फिर भी आप लोग अगर नहीं करोगे तो फिर मतलब क्या। कोशिश तो यही रहेगी कि मैं इस वीडियो को पूरा करूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो ये वीडियो सही जिसको ज़रूरत है उसके पास पहुँचेगी। तो हार नहीं माननी चाहिए, 99% मैं हार नहीं मानूंगा। पर एक आप शेयर नहीं करते, कमेंट नहीं करते तो फिर वो मज़ा नहीं आता पढ़ाने का। ऐसे लगता है कि बस मैं ही गा रहा हूँ, कोई मेरे पढ़ाए हुए से किसी को फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा, कोई कमेंट तो कर ही नहीं रहा कि नहीं मैंने पढ़ा है, मुझे अच्छा लगा है, मैंने दोस्तों को भी बताया है, ठीक है। वो तो आप कर ही नहीं रहे हो, मैंने लाइक किया, मैंने सब्सक्राइब किया वगैरह, वो तो आप कुछ बताते ही नहीं हो, तो फिर मतलब नहीं रहता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किया कीजिए, रोज़ रोज़ कहना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर आप करते नहीं तो फिर कहता रहता हूँ, ठीक है। फॉर्मेलिटी है, हर कोई कहता है तो मैं भी कर लेता हूँ। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, आप सबको प्रणाम, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।